सभी का स्वागत है पब्लिक मेट्रो में। आज हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव के 5वीं चरण के बारे में। देखते हैं कौन बाजी मारेगा। पहले बात करते हैं मधुबनी लोकसभा सीट के बारे में। पहले मधुबनी लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा, अशोक यादव या फातमी जी? ये कहना तो आसान नहीं है, क्योंकि अशोक यादव के प्रति जो है एक एंटी कॉम्बिनेशन है उनके साथ जो है, क्योंकि मधुबनी लोकसभा सीट मेरे गांव में भी पड़ता है और दूर दूर तक किसी को पता नहीं है कि कौन सांसद हैं। अशोक यादव के साथ प्लस पॉइंट एक ही चीज़ है कि उनके पापा हुक्मदेव नारायण यादव मधुबनी के बहुत बड़े नेता थे। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी का नाम उनके साथ है, बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं, तो वो जीत जाए तो जीत जाए अपने काम के बदौलत। अशोक यादव को जो और उनको जो लग रहा था कि यादव जात जो है उनको वोट देगा या जिता देगा, तो तेजस्वी यादव ने इतना मधुबनी में जाकर के सेंध मार दिया है, इस तरीके से प्रचार कर दिया है कि यादव भी जो है वो कम चांस लग रहा है कि अशोक यादव की तरफ आएंगे। अब आते हैं फातमी। तो फातमी जो है क्या होता है ना, जब भी कोई वोट होता है तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है उसके जो मेन लोग होते हैं, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी है, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं जीतने के बाद क्या करूंगा आपके लिए। और बीजेपी से जैसे भी नरेंद्र मोदी है तो वो अनाउंस किए हैं कि क्या जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे फातिमी ने खुद अपने तरफ से कर दिया है कि मेरी सरकार जो करेगी सो करेगी। आप उनका देखिएगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि सरकार मेरा जो बनेगा वो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन मैं पर्सनल मधुबनी के लोगों को 1 लाख रुपया जो बेरोजगार हैं उसको बैठे हुए लड़के को दूंगा, और वो जो है कुछ सीख सके, वो पढ़ सके, ऐसे रोजगार के अवसर क्रिएट दूंगा। महिलाओं को कुछ रुपए दिए जाएंगे और गैस सिलेंडर में जो है 500 रुपए की छूट वो अपनी तरफ से। तो ये जो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है ना फातिमी ने, जिससे लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मधुबनी का तो पूरा टक्कर जो है वो फातमी थोड़ा सा ग्रो करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो जनता की जो मेन समस्याएं थी उसको उन्होंने पकड़ लिया, जो अशोक यादव 10 साल रहने के बाद भी नहीं कर पाए। पर ये मोदी का माहौल कुछ अलग ही है, क्योंकि आप देखिएगा जब भी इलेक्शन होता है वो यहाँ पे आकर के बिहार से भाषण दे देते हैं, तो उससे लोग अट्रैक्ट होकर के अगर अशोक यादव जीत जाए तो जीत जाए, वो अलग। देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय में सीतामढ़ी में कौन बाजी मारेगा? देखिए, सीतामढ़ी पे जानकी नवमी दिन हम लोगों ने एक वीडियो किया था कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, और एग्जैक्टली नीतीश कुमार वहाँ गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको नेशनल मंदिर जो है जैसे अयोध्या के तर्ज पे बना है वैसे बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भी गए, वहाँ भी उन्होंने यही कहा। अमित शाह भी गए, और ये जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वो भी खड़े हुए हैं। और अभी बिहार में जिन 40 जगहों पे इलेक्शन होना है या जहाँ जहाँ हो रहा है, आप इन सब जगहों पे गौर करेंगे तो सीतामढ़ी इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे जात पात फैक्टर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ विकास काम कर रहा है। वहाँ के लोग इस बात से इंटरेस्टेड हैं कि मुझे काम चाहिए, अगर सीता जी का मंदिर बन जाएगा और उससे जो वहाँ का विकास होगा तो हम उसको वोट देंगे। वो पहले ऐसी जगह है पूरे बिहार में, सीतामढ़ी, जहाँ पे लोग जो है फोकस कर रहे हैं वोट पे कि काम क्या होगा। और बीजेपी के जितने भी नेता गए उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब मेरी मकसद है कि सीता जी का मंदिर जो है वो बने। और दूसरी बात बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट वो है कि क्योंकि वो नेपाल से सटा जिला है, तो जब भी बाढ़ आता था तो आधा सीतामढ़ी जो है वो डूब जाता था, जिसको कि बीजेपी के सांसद कहिए या बीजेपी के सरकार बनने के बाद या नीतीश कुमार के बनने के बाद जो है वहाँ पे बहुत सारा वो चेंजेज आए। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है, ये जो उनको बाढ़ से मुक्ति दिलाए, वो भी विकास का एजेंडा बना हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो देवेश चंद्र ठाकुर के फेवर में जो है वोट जा रहा है। और पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, वो इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे जात पात धर्म काम नहीं कर रहा है, बल्कि लोग विकास के डेवलपमेंट पे वोट करने जा रहे हैं। सीतामढ़ी टूरिज्म बीजेपी के काम आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सीतामढ़ी की पहचान किस चीज़ से है? माँ जानकी से, माँ सीता से। और अगर वहाँ पे सीता जी का मंदिर अयोध्या के तर्ज पे बन जाता है तो न सिर्फ सीतामढ़ी का बल्कि आसपास के इलाकों का जो है विकास होगा। और हम तो हमेशा से कई बार उस पर वीडियो खुद ही बना चुके हैं कि सीतामढ़ी को जो है टूरिज्म का, स्पोर्ट्स का जो है वो दर्जा मिलना चाहिए, और जब राम जी को मिल गया तो सीता जी को क्यों नहीं। और बीजेपी ये चीज़ें भांप गई हैं, है ना। बीजेपी ये चीज़ें समझ गई है कि वहाँ पे टूरिज्म को अगर बढ़ावा देना है, इस तरीके की बात करेंगे, क्योंकि माँ सीता की जो बात करेगा वो सीतामढ़ी के धरती पर विजय होगा, ये बात तो फिक्स है। तो वहीं अर्जुन राय जो है वो जातिगत समीकरण में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ की माहौल, जो जनता का माहौल है वो पूरा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग भी मान रहे हैं कि अगर सीता जी का मंदिर यहाँ पे बनेगा तो इस शहर का विकास होगा, और इस शहर का विकास होगा तो हम लोगों का भी विकास हो जाएगा। अब इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि अगर टूरिज्म की बात बीजेपी एकदम 100% मेहनत करके कर दे तो वहाँ पे न सिर्फ हिंदू का वोट बीजेपी को मिलेगा बल्कि मुस्लिम का भी वोट मिल सकता है। मुजफ्फरपुर गए थे, आपको क्या लगता है वहाँ कौन जीतेगा? देखिए, मुजफ्फरपुर का ना समीकरण थोड़ा सा और डिफरेंट है, क्योंकि इस बार जो अजय निषाद खड़े हैं वो 2019 में बीजेपी के तरफ से खड़े थे।
तो जब बीजेपी ने देखा वहाँ पे जो माहौल है वो अजय निषाद के खिलाफ है, तो उन्होंने राजभूषण चौधरी को टिकट दे दिया। वो भी एक मलाह है, और मुजफ्फरपुर में मलाह बहुत फैक्टर होता है। मलाह कास्ट की जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, और मलाहों की राजधानी कही जाती है उसे। तो इस बार जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है वो पिछले बार विकासशील इंसान के पार्टी की तरफ से लगा था, यानी विपक्ष में था, और जो पिछले बार विपक्ष में था वो जो है इस बार बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है। तो यानी कि बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है। और अजय निषाद का मुझे थोड़ा चांस कम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे मुजफ्फरपुर में उनका कवरेज करने नहीं गया था, हालांकि जहाँ वो नॉमिनेशन किए वहाँ अच्छा खासा भीड़ था, लेकिन मैं कुछ गाँव भी घूमा वहाँ पे। तो वहाँ पे कई सारे ऐसे पुल हैं, जब बाढ़ आते हैं, मतलब नदी है, जब बाढ़ आता है तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। और पिछले साल शायद वहाँ पे कई बच्चे डूब भी गए थे, और वहाँ के लोग कितना बार चिट्ठी लिख करके जो है वो थक चुके हैं उस पुल के बारे में। तो उसको लेकर के जो है अजय निषाद को लेकर के एक एंटी कॉम्बिनेशन थी, जिसके कारण बीजेपी ने टिकट काट दिया। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि तेजस्वी ने जो माहौल बना दिया उस हिसाब से अगर अजय निषाद जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन जिस डर से बीजेपी ने अजय निषाद को टिकट नहीं दिया है वो डर हो सकता है कांग्रेस और महागठबंधन के साथ भी हो जाए, क्योंकि उनके खिलाफ माहौल था, लोगों को उसी आदमी से प्रॉब्लम था, और तेजस्वी और महागठबंधन ने फिर उन्हीं को टिकट दे दिया। तो ये एक हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मुकेश सहनी का अपना एक फैक्टर है, वो जिधर वोट चाहेंगे, है ना। उसके बाद एक मुन्ना शुक्ला है जो कि भूमिहार के वोट को कन्वर्ट कर रहे हैं लालू यादव की तरफ, तो उनकी वोट अगर इधर आ जाए अजय निषाद की तरफ तो फिर राजभूषण चौधरी का जीतना। अब बात करते हैं सबसे हॉट सीट सारण की। वहाँ लालू यादव की बेटी खड़ी है, आपको क्या लगता है वहाँ कौन जीतेगा? हाँ, ये बात सही है कि लालू यादव की बेटी जो रोहिणी आचार्य खड़ी हैं वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिसके कारण जो है इस बार जो वहाँ राजीव प्रताप रूडी जो 2 बार से सांसद हो चुके हैं उनको हारने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि जनता की नज़र में जब कोविड आया था, एम्बुलेंस वाला जो कांड हुआ था, उसके बाद उनकी इमेज थोड़ी सी जो है वो गिरी थी। रोहिणी आचार्य के साथ लोगों का इमोशनल थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि जब उनके पापा बीमार थे लालू यादव, तो उन्होंने अपने पापा को जो है किडनी दिया था, तो लोग इसलिए इमोशनल अटैचमेंट भी हो रहे हैं रोहिणी आचार्य से कि हाँ बेटी हो तो ऐसी हो, और अगर ये अपने बाप के लिए इतना कर सकते हैं तो जनता के लिए भी जो है कुछ करेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात सभी चीज़ों पे भारी है, पर्सनल लेवल पे कोई अपना काम कर रहा है वो, और मोदी फैक्टर। ये बात भी मानना पड़ेगा कि मोदी जी अगर शाम तक में वोट डालते हुए ये बोल दिए कि ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, तो जो जिस पार्टी को देने वाला भी है वो फिर बीजेपी की तरफ हो जाता है। ये बात मानने वाली है, और इसी वजह से सारी जगह तो मोदी फैक्टर काम भी नहीं कर सकते, ये बात भी सच है। लेकिन रोहिणी आचार्य का अपना एक बैलेंस है, क्योंकि सारण की जनता जो है वो कहीं ना कहीं जैसे मैंने अशोक यादव का बात किया, उसी तरीके से राजीव प्रताप रूडी से भी नाराज है, क्योंकि एम्बुलेंस वाला कांड जो कोविड में हुआ और उसके बाद उन्होंने उस तरीके का काम भी नहीं किया अपने क्षेत्र में, जिस तरीके से वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है। क्योंकि मैं भी अगर नहीं जा पा रहा हूँ कहीं तो मैं वीडियो लगातार देख रहा हूँ कि कहाँ का क्या माहौल है। जहाँ मैं गया वहाँ पे लोगों से बात किया, जहाँ नहीं जा पाया वहाँ मैं लगातार वीडियो देख के ये कोशिश कर रहा हूँ कि जान सकूँ को माहौल क्या है। तो मुझे लग रहा है कि रोहिणी आचार्य एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ उतरी हैं राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए। लेकिन वही अंत में फिर है कि मोदी मैजिक कहीं काम न कर जाए, वही एक डर है। आपको क्या लगता है हाजीपुर में चिराग एक तरफा जीतेंगे? ये चांस ज़्यादा है, क्योंकि जो हाजीपुर है वो उनके पिता रामविलास पासवान जी की देन है। आज जितना भी वहाँ पे आप रेलवे लाइन देखते हैं या बाकी जो डेवलपमेंट की चीज़ देखते हैं वो वहाँ पे रामविलास पासवान जी का दिया हुआ है। तो और चिराग पासवान इसलिए जिद पे भी अड़े हुए थे कि ये मेरे पापा का सीट है, तो मैं ही उनकी जो है वारिस हूँ, वो आगे बढ़ूँगा और मैं यहीं से लड़ूंगा। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर जाति फैक्टर काम ना करे, कोई जाति पाति का अगर काम ना करे, अगर ऑन द विकास, क्योंकि चिराग पासवान जो है फर्स्ट बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, तो उस हिसाब से अगर हाजीपुर की जनता ये देखेगी कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना कि यार ये पासवान है तो मैं इसे वोट नहीं दूंगा, या मुझे जो है ये कुर्मी या कोयरी नहीं है तो मैं उसे वोट नहीं दूंगा, बस ये देखे कि इसके पापा ने मेरे लिए किया और ये भी बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो मुझे इसे जिताना है और इसे वहाँ तक पहुँचाना है। तो 60 to 70% चांस है जो चिराग पासवान जीतेंगे, और एक तरफा जीतेंगे। वहाँ पे उनकी लड़ाई किसी से नहीं, क्योंकि शिवचंद्राम जो है वो उस तरीके से हाईलाइटेड भी नहीं है और वो कोई मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है कि उन्हें जो है आपको खड़ा कर सके, चिराग को टक्कर दे सके। हाँ, अब बात यहाँ पे ये जरूर आ जाती है कि अगर जाति फैक्टर काम किया, जैसे यादव बोले हम नहीं देंगे, है ना, कुर्मी कोयरी जो नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, तो बीच में चिराग और नीतीश में जो अनबन हुई थी उसके वजह से अगर लोग बोले चिराग को कि हम नहीं देंगे, और बीच में जब वो गए थे तो भीमराव अम्बेडकर को जहाँ पे उन्होंने कुछ चढ़ाया था, छुआ था, तो लोगों ने दूध से धो दिया था उनको। तो उस सब अगर जाति, ये सब क्या जाति समीकरण है कि